पायलट इंस्ट्रक्टर हैं आप। हाँ, आपने कितने घंटे फ्लाई किया हुआ है सर? ये 2000 घंटे के आसपास हो चुके हैं 2000 घंटे जी इन एयर सर? इन है। और मेरा जो एडमिशन हुआ था फ्लाइंग क्लब में वो भी एक मिरेकल जैसा था। 2 पार्ट ने नाम लिखवाया था, इन्होंने इंडक्शन किया तो उन्होंने गलती से मुझे कॉल कर दिया। सो बेसिकली किस्मत भी आपकी ये चाहती थी कि आप पायलट बने। जी बिल्कुल। सो लाइक ये कितने आवर्स का कोर्स होता है सर? 200 घंटे का कोर्स होता है CPL। 200 आवर्स। जी बिल्कुल। सो 1.5-2 महीने में उसका हो जाना चाहिए। तो इतना तो इंजीनियरिंग में समय नहीं लगता सर। इंजीनियरिंग में इतना समय लगता है सर, पायलट बनना बहुत इजी है मेरे हिसाब से। पायलट बनना इजी तो है और उतना ही डिफिकल्ट है। सर आप इतनी ट्रेनिंग देते हैं इमरजेंसीज की, टेक ऑफ लैंडिंग्स की, आपने IFR VFR सारी चीज़ें बताई, जी फिर भी हादसे हो जाते हैं इतनी सेफ्टी होने के बावजूद भी। सर ये जो अहमदाबाद हादसा हुआ था वो वन ऑफ द मोस्ट एक ट्रेजेडी थी। जी क्या रीज़न था इसके पीछे? क्या ये ह्यूमन एरर था? वहाँ ऐसा था कि वो लैंडिंग के लिए आ रहे थे, तो उस इंसिडेंट में ये हुआ था कि दोनों पायलट ट्रस्ट कर रहे थे और वो लैंडिंग के लिए आ रहे थे, वो बहुत हाई थे और वो नहीं कर पाए थे उसको मैनेज। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ना? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केके ब्रदर्स फिल्म प्रेजेंट्स एक बात आपके साथ। दोस्तों आज हमारे साथ हैं कैप्टन पार्थ वर्मा, जो कि बिल्लीमोरा नौसारी गुजरात से हैं। पार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पॉडकास्ट तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जी बिल्कुल नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने ये इनविटेशन दिया मुझे। पार्थ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ने आपने अपने पायलट करियर की शुरुआत कहाँ से की और किस परिस्थितियों में की? बचपन से तो सपना था ही पायलट बनने का। तो मैं बहुत छोटे शहर बिल्लीमोरा से आता हूँ। उसके बाद मैं जब भी आसमान में देखता था तो प्लेन उड़ाने का तो शौक था ही, शौक आते रहता था। तो उसके बाद मुझे इतना शौक था कि मुंबई में एक जगह थी जरीमरी करके, एक हिल थी। क्या? जरीमरी करके। ओके। तो मैं वहाँ पे घंटों भर सिर्फ एयरक्राफ्ट को देखते रहता था, टेक ऑफ और लैंडिंग और ये सब। तो मुझे इतना शौक था, बट एक हर्डल था कि ये क्योंकि CPL थोड़ा महंगा होता है, इट इज कॉस्टली, इट्स एक्सपेंसिव। सो बेसिकली आपकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है जी, या लो मिडिल क्लास फैमिली है? मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट कटिंग या फिर हम बोल सकते हैं कि उतना अमाउंट एक एजुकेशन में लगाना थोड़ा टफ होता है उस फैमिली के लिए। जी। तो एक बड़ा हर्डल था ये, और क्योंकि CPL बहुत एक्सपेंसिव होता है जी करना, तो मेरे लिए एक ये हर्डल था कि मैंने 12th किया। 12th के बाद मुझे CPL करना था जी। तो CPL का कॉस्ट जब मैं करना चाहता था तब कुछ 25 लाख रुपए था। अच्छा, किस ईयर की बात है सर? 7 साल पहले? 2014 की बात है ये, मतलब 11 साल पहले की बात जी है। 11 साल पहले की बात जी। है। तो तब 25 लाख हुआ करता था। तो मैंने तब लोन के लिए अप्लाई किया था, बट लोन हुआ नहीं, और 4 साल तक मेरा लोन एक्चुअली हुआ नहीं था। एजुकेशन के लिए तो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इंतजामात किए हुए हैं, जी जिसकी वजह से आराम से इजीली बच्चों को लोन मिल जाता है। जी, बट बैंक भी आपको तभी लोन देगी जब आप केपेबल हो भरने के लिए। आप बता सकते हो, आप दिखा सकते हो कि आप केपेबल हो। हाँ, तो फिर वो मेरी लोन क्या सरकार ने ऐसे अभी नियम बनाए हुए हैं जिसमें कि एजुकेशन लोन लेने के लिए भी आपकी कैपेबिलिटी का ध्यान दिया जाता है? ऐसे तो मुझे पता नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पायलट के लिए स्पेशल ऐसे रूल्स हों? नहीं, पायलट के लिए रूल्स ऐसे एक स्पेसिफिक नहीं है। बाकी जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है, पायलट्स के लिए एक ये लाइसेंस्ड कोर्स है। जी बिल्कुल। ये कोई डिग्री और ना ही डिप्लोमा है। जी। सो ऐसा कहीं तो नहीं है कि भाई ये लाइसेंस कोर्स है इसलिए इसका कोई प्रावधान ना हो हमारे लोन में, या फिर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो लोन वाला जो हमारा नहीं, पार्ट है उसमें? बहुत सारी बैंक्स CPL के लिए लोन देती है और बहुत सारी नहीं भी देती। अच्छा जी। जी, क्योंकि जैसे आपने बताया ये फॉर्मल कोर्स नहीं है। जैसे कोई MBBS हो गया, कोई भी फॉर्मल कोर्स नहीं है। तो आपने काफ़ी परेशानियाँ हाँ, 4 साल तक मुझे झेलनी पड़ी थी। बट हाँ, 4 साल के बाद मेरा लोन हो गया। फिर उसके बाद मैं फ्लाइंग के लिए आ गया, और मेरा जो एडमिशन हुआ था फ्लाइंग क्लब में वो भी एक मिरेकल जैसा था। 2 पार्ट ने नाम लिखवाया था
आहा, तो जब इन्होंने इंडक्शन किया फ्लाइंग क्लब के लिए, तो आहा। उन्होंने गलती से मुझे कॉल कर दिया। सो बेसिकली किस्मत भी आपकी ये चाहती थी कि आप पायलट बने। जी, बिल्कुल। तो कैप्टन पार्थ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाइक 2014 में और 2025 में हुँ। अभी तक एजुकेशन सिस्टम को लेके और एडमिशन प्रोसेस को लेके और पैसे को लेके कितनी चीज़ों में डिफरेंस आया है? सबसे पहले तो ये पैसों को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्योंकि तब सीपीएल हुआ करता था 20-25 लाख में। जी। बट अभी जो हो रहा है वो 45 टू 60-70 लैक्स तक जा रहा है। हम्म, तो ऑफ कोर्स सीपीएल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। हम्म, एंड दूसरा ये है क्योंकि कि अभी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत फ्लाइंग क्लब्स नए खोल चुके है अभी फिलहाल। आई थिंक सो इंडिया में 35 फ्लाइंग क्लब्स है। हम्म, तब आई थिंक सो 20 से 25 हुआ करते थे 11 साल पहले। हम्म। एंड क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे सीपीएल करने के लिए, तो फिर अभी एंट्रेंस होती है बहुत बहुत सारे फ्लाइंग क्लब्स में। ओके। तब इतना इतना एंट्रेंस और ये सब हुआ नहीं करता था वो टाइम सो पे। बेसिकली इसका कोई एक कॉमन एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होता है? नहीं, ओके। मतलब आपको जो फ्लाइंग क्लब में आपको एडमिशन लेना है, वो हम्म, फ्लाइंग क्लब की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा और हम्म। पर्टिकुलर इंटरव्यू राउंड्स होंगे, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ओह, तो जी। काफी टफ एग्जाम होता होगा, मैं समझता हूँ। काफ़ी टफ तो नहीं होता, मीडियम लेवल का होता है। बट हम्म। हाँ, आपके ट्वेल्थ के बेसिस पे होता है और जनरल नॉलेज के बेसिस पे होता है। तो कैप्टन पार्थ, आप अभी अपनी पायलट लाइसेंस सीपीएल का यूज, हम्म। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस का यूज किस तरीके से कर रहे हैं? अभी तो मैं एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हूँ एक फ्लाइंग क्लब में। ओके। तो मैं वहाँ पे बच्चों को सिखाता हूँ और हम्म। स्टार्टिंग से। क्या आप ग्राउंड क्लास लेते हैं? जी, मैं ग्राउंड क्लास तो नहीं लेता, बट डेफिनेटली हम फ्लाइंग के पहले हमें जी। बच्चों को ब्रीफ करना पड़ता है, पूरा हम्म, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, एयरक्राफ्ट के हम्म। सिस्टम्स क्या है, प्री फ्लाइट कैसे किया जाता है। तो थोड़ा हमारा डिटेल में आप थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो लोग पायलट बनने का सपना देख रहे हैं, हम्म। जिनकी उम्र अभी कम है, 18 से कम है, और वो पायलट बनने का सपना देख रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, जी। किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करी जाए, हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे आप? जी, मैं उनको बोलना ये चाहता हूँ कि ट्वेल्थ के बाद मेडिकल आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक क्लास 2 होता है, एक क्लास 1 होता है। तो आपको सीपीएल लाइसेंस इश्यू कराने के लिए क्लास 1 क्या मेडिकल होता है की सर ज़रूरत ये पड़ती दोनों है। ये क्लास? अलग-अलग कैटेगरी है अच्छा। मेडिकल कराने की। हम्म, तो पहले क्लास 2 आपको करना पड़ेगा। हम्म, उसके बाद आप जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, आप फ्लाइंग शुरू करोगे, तब हम्म, आपको क्लास 1 की ज़रूरत पड़ेगी। सो मतलब क्लास 1 क्लास 2 आपने कर लिया, हाँ, उसके बाद आप सीधा पायलट बन गए? नहीं ऐसा नहीं है। उसके अच्छा। बाद आपको ग्राउंड क्लास करनी पड़ेगी, उसमें 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ग्राउंड क्लास करनी पड़ेगी। तो ग्राउंड क्लास वो इंस्टीट्यूट ही कराएगा जहां पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, या हम कहीं से भी कर सकते हैं? नहीं, ये आप जो फ्लाइंग क्लब में आपने जो एडमिशन लिया है फ्लाइंग के लिए, वो फ्लाइंग क्लब्स भी कराते हैं और हम्म। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ग्राउंड क्लास कराते हैं। अच्छा। सो लाइक अगर हमने एडमिशन ले लिया, तो हम उस कोर्स को, जैसे कि इंजीनियरिंग में कोई करता है तो उन्हें मालूम है कि 4 साल में हमारी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी, जी। 5 साल में अगर कोई फेल होता है। हाँ। डॉक्टर करता है तो उसको भी 5 5 साल 6 साल के अंदर डॉक्टर की डिग्री आराम से उनको मिल जाती है। सो लाइक सीपीएल को करने के लिए एक समय कितना है, मतलब उसका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? जी, जनरली अगर मैं देखूँ, तो स्टूडेंट्स को अगर सब कुछ स्मूथ रहा, सो स्टार्टिंग से स्क्रैच से लेकर 2 से 3 साल में सीपीएल हो जाता है। 3 साल? 3 3 साल साल। लगते हैं? हाँ, ये जनरली मैं स्टार्टिंग से बोला, मतलब 12th कंप्लीट किया उन्होंने, हम्म, फिर उन्होंने एक कंप्यूटर नंबर होता है जिसके हम्म, थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं अपने पेपर्स के लिए। हम्म, वो अप्लाई किया, कंप्यूटर नंबर्स मिला, फिर आपको पेपर्स क्लियर करने हैं, हम्म, पेपर क्लियर किया। और हम्म, अभी अभी जनरली ये ट्रेंड बन चुका है कि स्टूडेंट्स ये प्रीफर करते हैं कि वो पेपर क्लियर करते हैं, ग्राउंड क्लास कंप्लीट करते हैं, पेपर क्लियर करते हैं, उसके बाद वो फ्लाइंग के लिए आते हैं। हम्म। तो इनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि बीच में फ्लाइंग के दौरान उनको बीच में ब्रेक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो लाइक अगर मान लीजिए कि मेरे मन के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी है, जी। किसी भी बच्चे को आप फ्लाइंग ट्रेनिंग सिखा रहे हैं हुँ, एज एन न्यू स्टूडेंट, हुँ, तो आप उनकी मेंटल हेल्थ देखते हैं, हुँ, फिजिकल हेल्थ देखते हैं, हुँ, या फिर उनका विजन देखते हैं? क्या हुँ। चीज़ आप नोटिस करते हैं एज एन फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर? एज़ अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर तो मैं दोनों चीज़ देखूँगा। ऑफ कोर्स फिज़िकल फ़िटनेस तो होनी ही चाहिए जी। एंड मेंटल फ़िटनेस भी होनी चाहिए, जी। क्योंकि आप
आपको डिसीजंस लेने हैं, आप एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट होगी आपके लिए, ओके बहुत फास्ट होगी। जी तो आपको डिसीजंस भी बहुत क्विक लेने हैं और कुछ भी इमरजेंसीज आए तो उसको कैसे डील करना है। तो मेरा सवाल यही है, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको पायलट बनने का बहुत शौक हो, उसका मन हो जैसा कि आपको था बचपन में, लेकिन वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्या आप उसको एज अ पायलट बना देंगे जी आपकी टीचिंग स्किल से? जी सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो जी कोई बहुत कोई टाइम लगाता है, कोई बहुत जल्दी कर लेता है। जैसे हम जैसे सीपीएल शुरू करते हैं, जैसे फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो कोई बच्चे होते हैं जो 15 घंटे में सोलो ले लेते हैं। सोलो लेने का मतलब ये है कि वो इनिशियल इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइंग करते हैं, जो भी सिलेबस है, फ्लाइंग सिलेबस है। और फिर अगर इंस्ट्रक्टर को लगता है कि अब ये सीख चुका है, वो अकेला जा सकता है। अकेला जा सकता, अकेला मतलब जा एयरक्राफ्ट को अकेले लेके वो फ्लाई करके जी बिल्कुल, लैंड करा सकता है। जी बिल्कुल, ओह वेरी अमेजिंग। जी। जी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सो ऐसे भी 15 हैं। घंटे में ये सारी प्रोसेस हो जाती है? जी, 15 अरे घंटे वाह। 15 घंटे से भी कम में हो जाती है। बट हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी है कि वो 35 घंटे, 30 घंटे, 35 घंटे तक भी लगाते हैं। सो दोस्तों, मुझे भी पहली बार ये सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग 15 घंटे में वो स्किल्स ले लेते हैं कि वो एयरक्राफ्ट को ले जाकर लैंड करा दें, और वो टीचिंग स्किल्स देते हैं कैप्टन पार्थ वर्मा एज एन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। कैप्टन पार्थ, ये आपने अभी तक जो आपने वर्ड यूज करा, टर्मिनोलॉजी यूज करी, सोलो पायलट्स, जी। इनको कितने बच्चों को आपने अभी तक इस टाइप की ट्रेनिंग दे दी है? अभी तक तो मैंने गिना तो नहीं है, बट हाँ, मैंने शायद हो सकता है मैंने 20 से 30 सो व्यूअर्स स्टूडेंट्स। देखिए आप, इन्होंने हमारे सामने ऐसा शख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक, उनको खुद याद नहीं है कि उन्होंने कितने लोगों को एज अ पायलट सोलो रिलीज कर दिया है। जी, जी, पायलट सोलो रिलीज़ तो मैंने 11 लोगों को किया है। जी पर उसके पहले भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। हाँ एंड हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पास ऑन हो चुके हैं। जी क्योंकि हमारे फ्लाइंग क्लब में ऐसा है कि सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर सब कुछ नहीं सिखाता। जी एक इंस्ट्रक्टर सोलो तक सिखाता है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स चेंज होते रहते हैं। जी। जी, तो बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, अलग-अलग स्टूडेंट्स के साथ भी सो करी लाइक है। ये कितने आवर्स का कोर्स होता है सर? ये 200 घंटे का कोर्स होता है सीपीएल। 200 आवर्स। जी, बिल्कुल। लाइक अगर एक कोई पायलट डेली 5 घंटे फ्लाई कर रहा है, हाँ। सो 1.5-2 महीने में उसका हो जाना चाहिए। नहीं, 5 घंटे हम हमारा हमारा ये सोचना है कि जो भी पायलट सीपीएल कोर्स के लिए आते हैं, वो पूरा साल फ्लाई करे। क्योंकि तो ही उसको एक्सपीरियंस होगा कि समर में फ्लाइंग करना कैसा होता है, विंटर में फ्लाइंग करना कैसा होता है, मॉनसून में फ्लाई करना कैसा होता है। क्योंकि लेट्स से अगर आपने जैसे बोला कि 3-4 महीने में आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया, हाँ, अगर आप 5 तो वो घंटे डेली कर रहे हैं, दैट मीन्स कि महीने में अगर आपने 20 दिन भी फ्लाई किया, जी, सो आपके लाइक 100 आवर्स हो गए, जी, और नेक्स्ट मंथ 100 आवर्स हो गए। जी। नहीं, 5 सो घंटा। पायलट बन गया सर 2 महीने में। जी, जी, जी। तो इतना तो इंजीनियरिंग में समय नहीं लगता सर, इंजीनियरिंग में जी। इतना समय लगता है सर, पायलट बनना बहुत ईजी है मेरे हिसाब से। पायलट बनना ईज़ी तो है और उतना ही डिफ़िकल्ट है। जैसे कोई भी अगर स्टूडेंट आता है सीपीएल कोर्स करने के लिए, तो मैं वही, मेरा रिकमेंडेशन रहता है और हमारे फ्लाइंग क्लब का यही मानना है कि वो जो स्टूडेंट फ्लाई करता है, वो पूरे साल फ्लाई करे, ताकि वो सारा वेदर देखे। ना कि समर में जो टर्बुलेंस होता है, ना कि विंटर में जो सो आइसिंग बेसिकली वो कंडीशंस होते एक हैं। पूरा कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, जी, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स को जी, हर प्रॉब्लम्स को फेस करने का एक्सपीरियंस मिले। जी, बिल्कुल। क्योंकि मॉनसून में फ्लाइंग करेंगे तो वो क्लाउड में कैसे फ्लाई करते हैं, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कैसे कर सकते हैं, आईएमसी कंडीशन में कैसे फ्लाई कर सकते हैं। आईएमसी क्या होता है सर? आईएमसी ये होता है कि हमें बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, हम विजिबिलिटी बहुत कम होती फुल है। फॉर्म? इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजी कंडीशन। जो बाहर का वेदर है, हाँ, उस कंडीशन पे हमको फ्लाई करना है। जैसे आप कार चला रहे हो, जैसे हाईवे पे चला रहे हो, हम्म तो आपको फॉग तो पता ही होगा, धुम्मस। तो जब आप कार चलाते हो, आपको आगे क्या चल रहा है, बहुत अगर फॉग डेंस है तो आपको पता नहीं चलेगा, आगे का दिखेगा नहीं आपको। तो सर सेम उसमें है। आप आईएफआर फ्लाइंग कर सकते हैं? हाँ, हम लोग आईएफआर फ्लाइंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे भी मिनिमास होते हैं। ओके को मिनिमास के अगर हम क्राइटेरिया मैच करते हैं तो ही हम फ्लाई कर सकते हैं। ओके। जी, तो ये तो एक एग्जांपल हुआ कि आईएमसी कंडीशन में या तो फिर आईएफआर फ्लाई कर रहे हैं। ये हाँ एक सिर्फ एग्जांपल हुआ कि फॉग है तो हम लोग आईएफआर सो फ्लाई कर। लाइक 200 आवर्स में सर जी, आप आईएफआर और वीएफआर, जी, सर पहले हमारे व्यूअर्स को आप आईएफआर और वीएफआर के बीच में डिफरेंस बताइए, क्योंकि मैंने तो आपसे आपका पॉडकास्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों को पढ़ा जी, समझा, जी, ताकि मैं
आपसे कुछ पूछ सकूं और जी, आपसे कुछ ऐसा नॉलेज निकाल सकूं जिससे हमारे व्यूअर्स को फायदा हो राइट, और कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस से बेनिफिट मिले सर। जी। सर आईएफआर और वीएफआर में क्या डिफरेंस है? वीएफआर ये होता है, वो विजुअल फ्लाइंग रूल्स है। ओके। तो जो वो होता है जो हम बाहर देख के फ्लाई करें, बाहर देख के बाहर मतलब देख के लाइक फ्लाई करें। जो विंडशील्ड होती है हाँ, उसके बाहर। आईएफआर वो होता है जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट पे रिलाई करते हैं, हम लोग नेवेट पे रिलाई करते हैं फ्लाई करने के लिए। ओके। तो वो आईएफआर होता है। लाइक हम बाहर नहीं देखेंगे, हाँ, सिर्फ जो हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल्स। जी, सिर्फ वहीं देखना है, बाहर रनवे को नहीं देखना है हमको, या फिर बाहर हमारा जो भी लाइक यू नो द एटमॉस्फेयर है उसको नहीं देखना जी, है। हाँ। सो तो लाइक सर मेरा मतलब क्वेश्चन, विजिबिलिटी हो सकती है कि बहुत ही कम हो, थोड़ा बहुत दिखाई दे, या तो आपको बिल्कुल भी ना दिखाई दे। तो सर लाइक इस तरीके से पायलट्स को ट्रेंड किया जाता है। जी। तो सर हमारी जो जनरल एविएशन है हुँ, या शेड्यूल एयरलाइंस है, हुँ। फ्लाइट्स क्यों डिले होती हैं? उसके पीछे रीज़न क्या है सर? लाइक फोग होता है तो फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, जी, डिपार्ट नहीं हो पाती हैं। जी, अगर हम इंस्ट्रूमेंट पे रिलाई कर रहे हैं और जी, मैं समझता हूँ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी आजकल हाईटेक्स हो गए हैं, करेक्ट। है ना? जी। वेदर रडार हो गया है, हुँ, फिर इसके बाद में आप टकैस पे चल रहे हैं, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। सो सर फिर ऐसा क्यों होता है कि वो डिले हो रहा है तो एयरक्राफ्ट? शेड्यूल में तो बहुत सारे ऑपरेशनल रीजंस होते हैं जी। कि एक तो वेदर वेदर भी हो गया कि हाँ, लेट्स से वो डिपार्ट करे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके। पॉइंट ए में वेदर बहुत अच्छा है, बट जी। पॉइंट बी में अच्छा नहीं है। उधर उधर का जो मिनीमास है वो बिलो है। सर तो आईएफआर में आपको ट्रेंड किया है ना सर, जी, बिल्कुल। तो फिर क्या रीज़न है ऐसा? तो भी एक उसकी लिमिट होती है हर एक चीज़ की। ओके। जी, तो लेट्स से अगर वो एयरक्राफ्ट या तो फिर वो जो एयरपोर्ट है, हुँ, हुँ। उसमें आप 800 मीटर से नीचे आप फ्लाई नहीं कर सकते। अगर 800 मीटर से भी आप कम है विजिबिलिटी, हुँ, 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 तो आप नहीं फ्लाई कर सकते, वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। तो उस केस में वो एयरक्राफ्ट को, वो पायलट को वहाँ पे रुकना पड़ेगा जब तक पॉइंट बी में वेदर इम्प्रूव हो, उसकी मिनिमास क्राइटेरिया मैच मैच करे, उसके बाद ही वो डिपार्ट कर सकते हैं। सर क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है? क्राइटेरिया ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है कि हाँ, जैसे मैं लैंड करने वाला हूँ इंदौर में, हुँ, हुँ। तो इंदौर में अगर मैं लैंड कर रहा हूँ तो उसमें मिनिमम विजिबिलिटी इतनी मुझे चाहिए, और मैं ये एयरक्राफ्ट लेके जा रहा हूँ, तो एयरक्राफ्ट का भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जी। तो मेरे एयरक्राफ्ट की कैटेगरी जो होती है, या तो फिर अलग अलग पायलट्स जो पायलट्स भी ट्रेन होते हैं अलग जी। अलग, कैट 1, कैट 2, कैट 3 में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। ओके। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि फॉग अगर मतलब क्राइटेरिया मैच नहीं करे वेदर में, हुँ, 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 हुँ। तो आप वहाँ पे अब लैंड नहीं कर सकते। बाकी तो बहुत सारे ऑपरेशनल रीजंस भी होते हैं। जी, जी। सो जी, बेसिकली आप एक ट्रेनी पायलट हैं, जी, ट्रेनी पायलट इंस्ट्रक्टर हैं आप। हाँ, सो आपका भी जो लाइसेंस है, हाँ, वो एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पर एंडोर्स्ड है? जी, बिल्कुल। तो हमारे लाइसेंस पे जो भी एयरक्राफ्ट एंडोर्स्ड होते हैं, हुँ, हम हुँ। वही एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं। ओके। जी, सिर्फ वही? सो सर सिर्फ आपके वही। कितने एयरक्राफ्ट एंडोर्स्ड हैं और आपने कितने घंटे फ्लाई किया हुआ है सर? जी, मेरे लाइसेंस पे 3 एयरक्राफ्ट एंडोर्स्ड हैं, ओके। और मेरे 2000 घंटे के आसपास हो चुके हैं। 2000 घंटे? जी, इन एयर सर? इन एयर। एक इंसान नॉर्मल जीवन में 18 घंटे अपना जीवन, 16 घंटे अपना जीवन नॉर्मल भाग दौड़ में जीता है, जी, 8 घंटे उसमें सोता है, हुँ, 16 घंटे प्लस 8 घंटे, हुँ, और जो दैनिक दिनचर्या है उसके 2 घंटे 3 घंटे और काट दें हुँ, तो टोटल सर 13 घंटे पर डे होते हैं। हुँ, लाइक आपने अपनी लाइफ अगर मैं इन ईयर्स में करूं हुँ। तो आपने डेली 10 से 12 घंटे अपना जीवन फ्लाइंग में दिया हुआ है। 2000 घंटे, इट्स लाइक यू नो गाइस, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ होता है। हम लाइक जर्नी करते हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाते हैं बाय रोड, बाय एयरक्राफ्ट, तो हमें वही चीज़ बहुत बोर लगने लग जाता है कि यार कितने देर से हम बैठ रहे हैं। लेकिन एज एन पायलट कैप्टन पार्थ वर्मा ने टोटल 2000 आवर्स इन एयर में अभी तक गुजारे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ थैंक कैप्टन यू। पार्थ आपको कि आपने इतना समय इन एयर गुजारा। जी। सर इसमें कितना समय लगा आपको? जी, मैंने शुरुआत की थी 2018 से, मैंने सीपीएल किया, 2019 में मैंने कंप्लीट किया था, फिर बीच में कोविड आया, ओके। फिर मैंने इंस्ट्रक्शन जर्नी शुरू करी ओके। 2021-22 में। ओके। तो मुझे करीब-करीब 3 साल हो चुके हैं इतने एक्सपीरियंस गेन करने में। गेन करने में। सो लाइक आप लाइक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंटम हो, लाइक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे आप प्रूव कर पाए कि यार पायलट्स
होना चाहिए तो वो इस स्किल्स के साथ में होना चाहिए? कि मेरे माइंड में यही है कि हाँ, जिसमें अच्छा सिचुएशनल अवेयरनेस हो, जो अच्छा डिसीजन ले पाए, जो कुछ भी कोई भी सिचुएशन में कामली बिना प्रेशर लेके डिसाइड कर पाए कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो एक क्वालिटी होनी चाहिए सो उस लाइक इंसान में। आप एज एन पायलट इंस्ट्रक्टर जी। उनको किस तरीके से, जब आप इंटरव्यू लेते होंगे हाँ या फिर आप बच्चों को सिलेक्ट करते होंगे, जी। तो उसमें आप क्या क्वालिटी देखते हैं? हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम लोग ये क्वालिटी देखते हैं कि वो कितना प्रिपेयर्ड है, कितना प्रिपेयर्ड आता है। क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स उसको नहीं पता होता कि हम क्या पूछने वाले हैं, हम्म, ना कि हम एविएशन रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं। हम्म, बट थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स अगर वो बोल रहा है कि हाँ, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था पायलट बनना, हम्म, तो ऑफ कोर्स उसको थोड़ा बहुत एयरक्राफ्ट के बारे में पता होगा, हम्म, कुछ एयरलाइंस के बारे में पता होगा, फ्लाइंग क्लब्स के बारे में पता होगा। हम्म, तो हम लोग थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं उससे कि कितना पता है उसे, और फिर कुछ सिचुएशंस देते हैं उसको कुछ सॉल्व करने के लिए, और हो सकता है कुछ कैलकुलेशन हो। सो कैप्टन पार्थ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाइक कोई एक फ्रेश माइंड से स्टूडेंट आता है जो 18 इयर्स ओल्ड है, उसका लाइक माइंड इतना ब्रॉड नहीं है, लेकिन एयरक्राफ्ट के बारे में सोचना उसका ड्रीम है, एयरक्राफ्ट के बारे में सोचना, उसको अचीव करना एज एन गुड पायलट। लाइक शिक्षक ही ऐसा इंसान होता है जो अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को एक अच्छी तरीके से नॉर्मल घड़े के भांति उसको मोड़ के और एक अच्छा Correct. इंसान बना देता है। जी। सो लाइक एज एन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हाँ, आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रेंड करते हैं? तो जैसे ही उनका एडमिशन होता है फ्लाइंग क्लब में, और जैसे ही वो फ्लाइंग क्लब में आते हैं, वैसे ही उनकी एक इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू होती है, एक सेफ्टी ट्रेनिंग शुरू होती है, और फिर उसके बाद ग्राउंड क्लास भी हम शुरू कराते हैं उनका अलग अलग। सेफ्टी ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं लाइक? तो जैसे ही कोई स्टूडेंट आता है, उनका एडमिशन हो जाता है, जी, तो वैसे ही हम पहले तो उनको ग्राउंड क्लास कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स का, ओके, ताकि अगर कोई लेट्स से कोई एकदम नया बच्चा हो, 12th पास करके आया हो, जी, तो उनको एक तो मेटेरोलॉजी, वेदर के बारे में उनको जानकारी थोड़ी बेसिक सा होना चाहिए। फिर जी, रेगुलेशन के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। हम्म, एक एयरक्राफ्ट का टेक्निकल जी, नॉलेज होना चाहिए। फिर नेविगेशन, हम्म, तो नेविगेशन के बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। जी। उसके बाद होता है आरटी, जिससे हम वो बात कर सकते हैं, वो एटीसी आईटी से। क्या सर? आरटी रेडियो टेलीफोनी होता है, वो ओके, भी एक प्रकार का लाइसेंस होता है, ओके, तो जिससे आप पायलट और एटीसी बात करते हैं। एयर तो ट्रैफिक कंट्रोल से? जी बिल्कुल। ओके, वो होना बहुत जरूरी है। जी, तो ओके सर। उसके बारे में भी वो लाइसेंस तो पहले नहीं होता, बट हाँ, उसके बारे में भी उसको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए। क्या पायलट बनने के लिए कोई भी एग्जाम पास करना जरूरी नहीं है? डायरेक्ट हम जाके एडमिशन ले सकते हैं किसी भी फ्लाइंग क्लब में? जी, आप 12th क्लियर करके आप हाँ, एडमिशन ले सकते हो कोई भी फ्लाइंग क्लब में। बस उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर होता है, वो आपको क्लियर करने की ज़रूरत होती है। ओके, जी, और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, एक कंप्यूटर नंबर उनको जनरेट करना पड़ता है, मेडिकल क्लियर करना पड़ता जी, है। फिर एडमिशन एक बार हो गया, उनका एंट्रेंस क्लियर हो हम्म, गया, उसके बाद उनका ग्राउंड क्लास करनी पड़ती है। मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स बताए आपको, जो हम्म, जिससे ग्राउंड क्लास करनी पड़ती है। तो उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, सेफ्टी ट्रेनिंग होती है। सेफ्टी ट्रेनिंग में ये कराया जाता है कि उनको पहले तो प्री फ्लाइट के बारे में बताया जाता है कि प्री फ्लाइट कैसे करा जाता है, एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है, एयरक्राफ्ट जी, से इंट्रोडक्शन होता है उनका। जी, फिर एयरक्राफ्ट का जो एयरपोर्ट का जो एनवायरनमेंट होता है, उससे थोड़ा सा फेमिलराइज करा जाता है कि कोई इमरजेंसी हो गई तो कैसे डील करना है उस इमरजेंसी के साथ। फायर हो गया तो उसके साथ कैसे डील करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, या तो फिर कुछ भी अज्ञात वस्तु मिल जाती है उनको, तो किसको इन्फॉर्म करना है। तो ये सारी ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग में होता है। उसके बाद एक बार ग्राउंड क्लास उनकी हो जाती है कंप्लीट, फिर हम लोग उनका एक एसपीएल, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, ओके, तो वो उसका एक एग्ज़ाम लेते हैं हम, सो कि एक बार उनकी ग्राउंड क्लास हो गई, हाँ, हाँ, तो वो एक एसपीएल भी एक लाइसेंस होता है। जी, उसमें 3 लोग बैठते हैं, एक सीएफआई बैठता है, चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, ओके, एक सीजीआई बैठते हैं, जी, चीफ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर, ओके, एक पायलट इंस्ट्रक्टर बैठ सकता है, या तो फिर कोई एक एएमई बैठ सकता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जी, बिल्कुल। जी, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी बैठ सकते हैं उसमें। ओके, तो 3 लोग का पैनल होता है। उसमें ये देखा जाता है कि जो ग्राउंड क्लास उनको पढ़ाया गया है, हम्म, वो सारे नॉलेज, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, वो आता है कि नहीं उनको। तो उन सब चीजों के बाद में जी, वो स्टूडेंट एयरक्राफ्ट तक जा सकता है? जी। एक बार एसपीएल एग्ज़ाम उसने क्लियर कर दिया सारे सब्जेक्ट्स में, हम्म, उसके बाद उसका होता है एयर एक्सपीरियंस, जो एयर सबसे एक्सपीरियंस, जी,
ओके। जो सबसे यादगार होता है सारे पायलट्स के लिए, जी कि सर। वो पहली बार वो एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, पहली बार वो कॉकपिट में बैठते हैं, वो पहली बार उनका टेक ऑफ होता है, हाँ, वो हाँ। पहली बार वो एक्सपीरियंस करते हैं वो कि खुद उड़ाते हैं? वैसे इंस्ट्रक्टर बैठते हैं उनके साइड में, हाँ, हाँ। बट हाँ, उनके लिए एक पहला एक्सपीरियंस होता है कि कॉकपिट में बैठ के टेक ऑफ कैसा दिखता है, कैसा ओके। एक्सपीरियंस होता है। सो बेसिकली उनको कंट्रोल्स नहीं दिए जाते। नहीं, कंट्रोल्स दिए जाते हैं, डेफ़िनेटली दिए ओके, जाते हैं कि उनको भी पता चले कि एयरक्राफ्ट कैसा फ़ील होता है, ओके। और फिर हम भी देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट। उसका कैसा इंटरेस्ट है? जी, उन उसका कैसा इंटरेस्ट है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कोई हुँ, हुँ। एयर सिकनेस तो नहीं है उसमें, तो ये हुँ। सब हम भी चेक करते हैं। एयर सिकनेस से लाइक क्या मीनिंग है सर? बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को हाइट से भी फ़ियर होता है, ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उल्टी भी हो जाती है, अच्छा, वॉमिट भी कर वॉमिट देते भी हैं। कर लेते हैं। सो तो लाइक वो पायलट नहीं बन सकते? नहीं, वो भी बनते हैं, वो धीरे-धीरे फिर वो यूज़्ड टू हो जाते हैं। ओके, जो मेरे साथ भी 1-2 स्टूडेंट्स थे जिनको हाइट फ़ियर था, ओके। तो धीरे-धीरे सो वो। सर कहीं न कहीं अगर मान लो किसी को हाइट फ़ियर है, हम उनको मॉडिफ़ाई कर रहे हैं कि आप पायलट बनिए, जी। तो कहीं न कहीं हम सेफ्टी के साथ में नहीं खेल रहे हैं। नहीं, सेफ्टी पिक के साथ नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसको ये फ़ियर था हाइट से। ओके। तो मैंने सोचा, मैंने भी ऑफ कोर्स, ये जैसे आपको क्वेश्चन आया कि ये सेफ्टी के साथ तो नहीं खेल रहे, हुँ, 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 तो हुँ। मैंने भी उसके साथ मेरे मेरे मन में भी क्वेश्चन आया था एक पॉइंट पे, हुँ, हुँ। कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसके साथ? हुँ, हुँ। बट नहीं, फिर मैंने 2-3-4 सॉटी की मैंने, और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है उसको कंफर्टेबल करना कॉकपिट में, ओके, और ये काम होता है इंस्ट्रक्टर का। ओके। तो इंस्ट्रक्टर जितना कंफर्टेबल करता है वो स्टूडेंट को, उतना ही उसके लिए ईज़ी हो जाता है। सो बेसिकली आप जो आपका काम है जी, एज़ एन इंस्ट्रक्टर, जी। वो आपका काम बहुत बेखूबी निभा रहे हैं आप। जी, आप ऐसा तो कैसे बोलो, अब खुद की तारीफ़ कैसे करूँ मैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप आपका काम इसी लगन के साथ और इसी मतलब लाइक दृढ़ता के साथ में आप कंटिन्यू करते रहें। जी, सर लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका हो जाता है, जी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है सर? फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये होती है कि फिर उसके बाद एक बार एयर एक्सपीरियंस हो जाता है उसका, उसके बाद अब फ्लाइंग सिलेबस है हमारा, हुँ, कि हुँ। हम अलग-अलग एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, हुँ, तो वो हुँ। सारे एक्सरसाइज़ेज़ कराते हैं धीरे-धीरे। लाइक वो आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जी, कि उसको सारी एक्सरसाइज़ उसके अंदर कवर अप हो जाती हैं। जी। तो सर कुछ-कुछ मेरे व्यूअर लाइक हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज़ बताइए कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ हैं, लाइक की पॉइंट्स की। सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट को लेके जाने से पहले हुँ, आपको हुँ। कितने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, हुँ। कैसे प्री फ्लाइट किया जाता है, कैसे फ्यूल चेक करा जाता है, कैसे प्लानिंग करी जाती ओके, है, वेदर फ्लाइंग करने के लिए लायक है कि नहीं है, वो देखा जाता है। फिर सारे ये सब लाइसेंस चेक कर लिया आपने, वेदर चेक कर लिया, फिर आपने ये भी एक नो टाइम भी एक होता है। जी। नो टाइम ये होता है कि आप जो एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हो, हुँ, हुँ। उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई फैसिलिटी में कोई चेंजेस तो नहीं है। तो या आप कोई, या तो फिर कोई डेंजर एरिया है, कोई एक्टिवेटेड तो नहीं है कि आप वो साइड से जो साइड में जा नहीं सकते। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये सब चेक करते हो। तो ये स्टूडेंट्स को पहले बताया जाता है फ्लाइंग करने से पहले, ओके, कि आपको सिर्फ़ एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करना है, आपको प्लानिंग भी करनी है। आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद फिर उनको प्री फ्लाइट सिखाया जाता है, ओके। कि प्री फ्लाइट कैसे करते हैं, फ्यूल कैसे चेक करते प्री हैं। फ्लाइट क्या होता है सर? प्री फ्लाइट ये होता है कि आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो आप। जी, तो अभी आपको ये चेक करना है कि एयरक्राफ्ट में कोई डैमेज तो नहीं है, वो एयरक्राफ्ट फिट है कि नहीं फ्लाइंग करने के लिए। ओके। तो वो पहले इंजीनियर भी चेक्स करते हैं, बट पायलट भी जब जाते हैं फ्लाइंग के लिए, उसके पहले एक बार चेक कर लेते हैं। कि एयरक्राफ्ट जो आपका है, जी, वो फिट टू फ्लाई है फिट टू या फ्लाई है नहीं कि है? नहीं, वो उसको लेके जा सकते हैं कि नहीं फ्लाइंग पे। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है सर मेरे को सुन के। जी, लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे सामने हैं और मैं ये सारी बातें सुन रहा हूँ जी, और मेरे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं। जी, सर। जी। तो उसके बाद एयर एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद हम उसको सिखाते हैं कि एयरक्राफ्ट को स्टार्ट किया कैसे किया जाता है, जी, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं आप स्टार्ट करते हुए, और अगर इंजन फायर हो गया स्टार्ट करते समय तो उसको ओके, कैसे डील किया जाता है। ओके, जी, उसके बाद एक बार उसने स्टार्टअप सीख लिया, उसके बाद टैक्सी सिखाते हैं। तो टैक्सी क्या होता है? टैक्सी ये होता है कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क्ड है, हुँ, हुँ, वहाँ से रनवे तक कैसे लेके जा सकते हो आप ओके, टेक ऑफ के लिए। ओके, तो वो टैक्सी होता है। तो टैक्सी सिखाते हैं उसको पहले, मतलब एयरक्राफ्ट को पहले हवा में उड़ाने से पहले आपको ये आना चाहिए कि आप ज़मीन पे कैसे उसको र हैंडल कर रहे हो। जी।
जहाँ से हाँ। आप पार्क्ड हो वहाँ से आप रनवे तक कैसे लेके जाते हो। जी। जी, तो उसको और उसके पहले भी उनको एयरपोर्ट का लेआउट बताते हैं कि हाँ, ये एयरपोर्ट एयरपोर्ट का लेआउट है, ये टैक्सी वेज़ है, तो यहाँ-यहाँ से आप जा सकते हो। हुँ, उसके बाद उसको सिंपल लैंग्वेज में बता दो कि हाँ, टेक ऑफ कैसे किया जाता है और सारे कंट्रोल्स का बिहेवियर कैसा है, कैसा इफ़ेक्ट आता है सारे कंट्रोल्स का, कि आप पावर देते हो तो क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट आता है उसका। हुँ, हुँ। तो ये सब हम सिखाते हैं उसको। लाइक आप इमरजेंसी कंडीशंस भी आप इनके बीच में बताते हैं? जी, पहले तो ये सारे बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हुँ, हुँ। उसके बाद उनको हम लोग सर्किट लैंडिंग सिखाते हैं जी। कि सर्किट लैंडिंग ये होता है कि आप टेक ऑफ करो, फिर आप एक जैसे आप अगर मैं बोलूँ तो एक चक्कर लगा के आने जैसा हो गया वो। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जी, आप उस एक्सरसाइज़ में टेक ऑफ करना जी, और दोबारा से उसको एयरक्राफ्ट को लैंड करना, जी। तो उस प्रोसेस को आप सिखाते हैं। जी, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आप नई-नई कार सीखते हो, जी। तो आप जाते हो, अकेले जाते हो, पहले थोड़ा डरे-डरे जाते हो। जी। तो आप यहाँ थोड़ा नज़दीक ही आपके एरिया में जो आपका नोन रोड है, हुँ, नोन हुँ। एरिया है, वहीं तक आप लेके जाते हो, वापस पार्क कर देते हो। हुँ, हुँ। तो वैसे ही आप इनिशियली जब आप एयरक्राफ्ट फ्लाई करना सीखते हो, हुँ, तो हुँ। सर्किट लैंडिंग हम लोग कराते हैं, जिसमें टेक ऑफ भी इंक्लूड हो जाता है, जिसमें क्रूज़ भी इंक्लूड हो जाता है, जिसमें अप्रोच, लैंडिंग कैसे करते हैं, ये सब इंक्लूड हो जाता है। फिर एक बार एक स्टूडेंट सीख जाता है कैसे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना है, कैसे लैंड करना है, क्या-क्या एसओपीज़ है, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ओके। जी, क्या-क्या चेक्स होते हैं, हाँ, एक बार हाँ। वो सीख जाए अच्छे हाँ। से, उसके बाद हम उसको इमरजेंसी सिखाते हैं हाँ, हाँ। कि हाँ, इमरजेंसी अगर हो गई, टेक ऑफ के दौरान इंजन फेल हो गया या तो फिर लैंडिंग के दौरान कुछ हो गया, ओह! तो उसको कैसे डील किया जाता है। सर आप इतनी ट्रेनिंग देते हैं इमरजेंसीज़ की, टेक ऑफ लैंडिंग्स की, आपने आईएफआर, वीएफआर सारी चीज़ें बताई, जी। फिर भी हादसे हो जाते हैं, इतनी सेफ्टी होने के बावजूद भी। जी, हादसे होने का बहुत सारे रीज़न्स हैं। जी। या एक वेदर भी एक रीज़न है, एक टेक्निकल फॉल्ट आ जाए एयरक्राफ्ट में, वो भी हुँ, एक रीज़न है, या तो फिर क्रू को अच्छे से रेस्ट नहीं मिला, वो भी एक रीज़न है, या तो फिर क्रू अलर्ट नहीं है हुँ, कुछ हुँ, फेज़ में। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था एक एयरलाइन में, हुँ, हुँ, वहाँ ऐसा था कि वो लैंडिंग के लिए आ रहे थे, हुँ, हुँ। बट वो एक और मतलब क्रू रेस्ट कर सकते हैं, पायलट्स रेस्ट कर सकते हैं कॉकपिट में, तो वो रेस्ट कर रहे थे, बट उसमें दोनों ऑटो पायलट पे पायलट्स रहेगा? ऑटो पायलट पे रहेगा, बट एक क्रू का ध्यान रहेगा। जी। तो उस इंसिडेंट में ये हुआ था कि दोनों पायलट रेस्ट कर रहे थे और वो या बाय द रूल ये मतलब पॉसिबल है, लीगल है ऐसा करना? जी कंट्रोल रेस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से है सर? डीजीसीए के रूल्स है, उसमें दिया गया है कि आप रेस्ट कर सकते हो कुछ फ्लाइट्स में, अगर बहुत लंबी फ्लाइट्स है तो। बट एक पायलट दोनों पायलट्स? नहीं, दोनों पायलट सो नहीं सकते, दोनों पायलट रेस्ट नहीं कर सकते एक साथ। एक पायलट रेस्ट कर सकता है और एक पायलट का ध्यान रहेगा, वो मॉनिटर करते रहेगा नहीं तो कुछ। दोनों पायलट सो गए, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई? मुझे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन देखने का बहुत शौक है, जी। और ये तो तब जब मैं पायलट नहीं बना था, तब मैंने ये इंसिडेंट देखा था। तो तब मुझे पता चला था कि हाँ, कि ये रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसिडेंट देखा, फिर मैंने पता लगा कि पायलट रेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद मुझे पता लगा था कि हाँ, पायलट रेस्ट कर सकते हैं, बट सारे फ़ेज़ में नहीं। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ये हुआ था कि एयरक्राफ्ट वो आ रहे थे अप्रोच एंड लैंडिंग करने के लिए, और दोनों पायलट्स सो रहे थे, क्योंकि वो रेड आई फ्लाइट्स थी। रेड आई फ्लाइट ये होती है जो रात को होती है, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा नींद आती है आपको। तो उसमें ये हुआ था कि दोनों पायलट्स रेस्ट कर रहे थे, और वो लैंडिंग के लिए आ रहे थे, वो बहुत हाई थे और वो नहीं कर पाए थे उसको मैनेज। तो वैसे को पायलट ने तो बताया था को पायलट को कि आप गो अराउंड कर लो, बट पायलट ने थोड़ा, उनको लगा कि वो लैंड कर सकते हैं, तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी लैंडिंग जी। करने के लिए। तो वो जहाँ पे लैंड करना था वहाँ पे लैंड नहीं कर पाए, और फिर वो ओवरशूट हो गया। ओवरशूट इन द सेंस रनवे के बाहर चला गया एयरक्राफ्ट। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने कि इस तरह हादसे हुए हैं। सो लाइक कहीं न कहीं हमारे सिस्टम को जी, इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। लाइक बेसिकली अगर जिस तरीके से आपने ये एक किस्सा बताया जी, या ये हादसा बताया, जी। इसमें ह्यूमन एरर है। जी, इसमें ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसमें ह्यूमन एरर था। सो बेसिकली हमको हमारे एविएशन सेक्टर को हमको और पॉलिश करने की ज़रूरत है। जी, एविएशन में ऐसा है कि कभी भी कोई भी हादसा होता है, उसके बाद एक नया रूल आ जाता है, या तो फिर उसके ऊपर
विचार किया जाता है कि ये हादसा क्यों हुआ, उसके बाद उस पे एक एसओपी बनती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनता है कि ये हादसा कैसे रोका जाए। तो एसओपीज बनती है, तो बहुत अभी तक 70-80 साल एविएशन के हो चुके हैं, तो उसमें इन्होंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देख चुके हैं, देख लिया है, और बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे एसओपीज बना दी है उसके तो बेसिस बेसिकली पे। सर आपके स्टेटमेंट से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है जी, कि हादसे होते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या हम उन चीजों के आगे नहीं सोच सकते? और नहीं, आगे लाइक डेफिनेटली। जैसे कि अभी अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, जी, जी, एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था, जी, लंदन जा रहा था, जी, टेक ऑफ से पहले ही वो क्रैश हो गया। हाँ। सो ऐसे हादसे होते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे उनसे। नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट नया आता है, हम्म, तो वो ऐसे ही जैसे कार लॉन्च होती है हम्म, और मार्केट में आ गई, वैसा नहीं होता। हम्म। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो एयरक्राफ्ट ऐसे ही मार्केट में ही नहीं आता। उसके उसके हर एक चीज़ों का टेस्ट होता है, हर एक फेज से गुजरता है वो टेस्ट से। आई डू एग्री सर, लेकिन जी, इन हादसों को कहीं ना कहीं रोका कैसे जाए? आपके ट्रेनिंग स्किल्स अच्छे हैं, जी, आप ट्रेंड बहुत अच्छे से करते हैं, जिस जी, तरीके से आपने एडमिशन प्रोसेस बताया, जी, उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस बताई आपने जी, आपने उसके बाद आपने टाइप रेटिंग के बारे में भी बताया कि उस जी, पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर पायलट्स को ट्रेंड किया जाता है, जी, फैमिलराइज किया जाता है, उसके ऊपर एग्जाम्स लिए जाते हैं उनके। जी, उसके बावजूद भी एक सवाल उठ के आता है, जी, ह्यूमन एरर। जी, ह्यूमन एरर। तो क्या रीजन है सर? क्या ह्यूम लाइक सारा एआई कर देना चाहिए? नहीं, सारा एआई डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि एआई का भी उसका एक खुद का लिमिटेशन है। मतलब ह्यूमन ही ह्यूमन को खा रहा है? नहीं, ह्यूमन ही ह्यूमन तो नहीं खा रहा है। ऑब्वियसली सर, नहीं। जैसे कि आपने मुझे बताया कि 2 पायलट्स थे, हुँ, वो नाइट में सो गए हुँ। और वो जजमेंट नहीं ले पाए और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया या फिर जी, इंसिडेंट हो गया। इसीलिए एयरक्राफ्ट में 2 क्रू होते हैं, 2 पायलट्स होते हैं, ताकि एक अगर गलती करे, एक एसओपी मिस करे, एक प्रोसीजर मिस करे, तो दूसरा उसको करेक्ट करता है। तो इसी ऐसे ही हम लोग रोक सकते हैं कि एकदम स्ट्रिंजेंट एसओपी फॉलो करके, चेकलिस्ट फॉलो करके, कोई भी चेकलिस्ट में कोई भी एक पॉइंट है, उसको मिस ना करे, उसको कंटिन्यूअसली और सारे क्रूज़ को मॉनिटर करते रहे। और जो भी पायलट बनते हैं, जो भी एयरलाइन में फ्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार वो पायलट बन के वो रिलीज़ हो गए तो वो फ्लाई ही करते जाते हैं। उनकी भी हर 6 महीने में उनकी प्रोफिशिएंसी चेक होता है हम्म। कि अभी भी वो कैपेबल है कि नहीं फ्लाइंग करने के लिए। तो प्रोफिशिएंसी चेक क्लियर करने के बाद ही वो कंटिन्यू करते हैं, इवन कितने भी बड़े कैप्टन हो। सर ये जो अहमदाबाद हादसा हुआ था, हुँ, वो वन ऑफ द मोस्ट एक ट्रेजेडी थी जी, हमारे देश के लिए भी, और जी, एक इतना बड़ा हादसा था कि जो लोग कभी भुला नहीं सकते उसको। जी। एज एन पायलट हुँ, मैं आपसे सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, हुँ, आप आपने खुद बताया कि मैं ना वीडियोस देखता रहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखता रहता हूँ। जी, उसके बेसिस पे क्या रीजन था इसके पीछे? क्या ये ह्यूमन एरर था हुँ, या ग्राउंड पे जो ग्राउंड स्टाफ होता है उसका एरर था? लाइक एक जनरल, नॉट आई एम नॉट गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल, जी, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रीजन हो सकता है? जी, जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो तो अ, आएगी ही, बोइंग की तरफ से आएगी, जी। और जो हमारा डीजीसीए डीजीसीए की तरफ की से तरफ से आएगी, आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आएगी, लेकिन एज एन पायलट आप एक ओवरव्यू कुछ देना चाहेंगे सर? वैसे इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी बाकी है, तो हम बेहतर है कि हम उसी पे रिलाई करें कि ना कि कोई फर्स्ट व्यू आपके हिसाब से क्या दिख रहा है? फर्स्ट व्यू यही था कि अभी तक कोई रीज़न बाहर आया, एक पर्टिकुलर रीज़न बाहर आया नहीं है। एयरक्राफ्ट फ्यूल से लोडेड था, जी, पैसेंजर्स पूरे लोडेड थे, जी, इंजन, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लेता है, जी। इंजन शट डाउन हो जाते हैं इंजन दोनों। शटडाउन होते हैं। तो वही अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आना बाहर है कि इंजन शटडाउन हुए तो हुए क्यों? ये कोई डिज़ाइन फ्लॉ था, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? कोई वाटर लीकेज था कहीं? तो ये सब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आना बाकी है। तो हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बाहर आती है, उस पे हमें देखना पड़ेगा। लाइक आप तो ये ऑलरेडी ट्रेन करते हैं ना सर पायलट्स को? जी, हम ट्रेन करते हैं, बट ये वाला जो इंसिडेंट है, और कुछ-कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसको हम, जैसे MH370 था,
उसका हमें अभी तक पता नहीं लगा कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ गया एयरक्राफ्ट। तो वैसे भी ये एक इंसिडेंट है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि वो, और बहुत ख़राब फेस में ये इमरजेंसी आई थी कि टेक ऑफ के बाद ही इंजन फेल हो चुके थे। तो पायलट्स के सर पास आप इंजन फेल्यूर की प्रोसेस मैं समझ सकता हूँ आपके सिलेबस में भी होगी। जी सो आप उस सिलेबस को कैसे टैकल करते हैं और कैसे टीच करते हैं अपने स्टूडेंट्स को? जी, हम जो टीच करते हैं वो हम छोटे एयरक्राफ्ट में टीच करते हैं, हाँ। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट या तो मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट, 2 इंजन में। हम्म, बट ये वाले जो अहमदाबाद क्रैश के आप बात कर रहे हो, वो एक 787 ड्रीम लाइनर था, और ये एयरक्राफ्ट में दोनों इंजन एक साथ फेल होना इज लाइक बहुत बहुत ही कम चांस, नील चांस है। हाँ लाइक सर मैंने भी काफ़ी सेल्फ स्टडी करी। जी उसमें मैंने पाया कि एयरक्राफ्ट या इनको हर पार्ट का सेकेंडरी ऑप्शंस होते हैं। जी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ही ऐसे डिज़ाइन किए गए है कि अगर दो इंजन में से एक इंजन भी अगर फेल हो, तो भी एक इंजन वो कंटिन्यू कर पाए, इतना तो कंटिन्यू कर पाए कि वो सेफली लैंड कर जाए। सर जैसा मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि दोनों इंजन फेल हो गए, उनका आरएटी रेम एयर टरबाइन जो है वो जी भी डिप्लोड हो गया था जी और सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल्यूर हो गया था। जी सो लाइक बहुत मुश्किल है सर। एयरक्राफ्ट चेक किया होगा पहले एमी ने, जी, डेफिनेटली प्री फ्लाइट किया होगा उन्होंने, इंजीनियर्स ने भी क्लियर किया होगा। लाइक पावर इंजन जनरेट कर रहा है, हम्म, उसके बावजूद भी आने वाले 30 सेकंड के अंदर ये जी सारी चीजें हो गई। जी लाइक टेक ऑफ से पहले पूरा फुल पावर भी दिया होगा उन्होंने। जी, डेफिनेटली उन्होंने सारे चेक्स करे होंगे। बट वही वही एक और मैंने आपको बताया कि उनका सबसे खराब सिचुएशन में ये इमरजेंसी हुई थी कि जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, और पायलट्स के पास कोई हाइट भी नहीं थी और उसके पास कोई टाइम भी नहीं था कि वो डिसाइड कर पाए कि क्या करे क्या नहीं करे। तो अभी तक ये सर कंट्रोवर्शियल ही है। जी डेफिनेटली। लाइक इसका कोई ना किसी के पास जवाब है नहीं, ना अभी कोई जवाब देने वाला है। हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का वेट करें, वही बेहतर होगा। सो कैप्टन पार्थ, जी, आप हमें ये बताइए कि लाइक सीपीएल इशू हो गया उसके बाद वो लोग कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं या फिर वो खुद अपना एयरक्राफ्ट लेके फ्लाई कर सकते हैं? तो एक बार उनको कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हो गया, उसके बाद शेड्यूल एयरलाइन की वैकेंसीज आती है, तो वो शेड्यूल एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट जेट्स होते हैं, जनरल एविएशन मतलब वही कि कॉर्पोरेट जेट, बिजनेस जेट, प्राइवेट जेट, ये सब में भी वो अप्लाई कर सकते हैं जहाँ भी वैकेंसीज आती है। सो बेसिकली 200 घंटे एक छोटे एयरक्राफ्ट पे उन्होंने फ्लाई किया जी और वो किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट में जाके फ्लाई कर सकते हैं? नहीं, जैसे 200 घंटा उन्होंने फ्लाई कर लिया छोटे एयरक्राफ्ट में, हाँ, उसके हाँ। बाद जो भी जहाँ पे भी उनकी जॉब लगती है, लेट्स से उनकी जॉब लगती है एक पर्टिकुलर एक्स एयरलाइन में, और वो एयरलाइन में उनकी जॉब लगती है एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे, जैसे एयरबस 320 पे उनकी जॉब लगती है, तो उस पे वो टाइप रेटिंग करने के लिए जाते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का पूरा सिस्टम, सारा प्रोसीजर्स सब सीखते हैं। उसके बाद टाइप रेटिंग एक बार उनका हो जाता है, उसके बाद वो शुरू कर सकते हैं फ्लाइंग उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे। सो बेसिकली दोस्तों बात ये है कि आपको ट्रेनिंग दी है मारुति 800 पे और आपको बाद में सिखाया जाएगा कि फरारी कैसे चलाते हैं। इज इट? जी, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि आप जैसे आपने सीखना शुरू किया, जैसे पहले आप साइकिल चलाना शुरू करते हो, जी। उसके बाद आप बाइक चलाओगे, फिर कार चलाओगे, तो वैसे ही सीपीएल है हाँ, हाँ। कि आप पहले आप सिंगल इंजन फ्लाई करो, उसके हाँ। बाद आप मल्टी इंजन फ्लाई करो। मल्टी इंजन में आप कैसे मल्टी क्रू के साथ आप फ्लाई करते हो। उसके बाद सीपीएल इश्यू हो गया, आपके पास लाइसेंस इश्यू हो गया, उसके बाद आप जो भी एयरक्राफ्ट पे आपकी जॉब लगती है उस पर आप ट्रेनिंग करो, और फिर आप वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे फ्लाई कर सकते हो। तो उसमें जैसे मैंने आपको बता रहा था कि एक शेड्यूल एयरलाइन में आप काम कर सकते हो, एक प्राइवेट जेट या तो फिर कॉर्पोरेट में आप फ्लाई कर सकते हो। तीसरा ये ऑप्शन है कि आप फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सीपीएल के बाद आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी तक एविएशन इंडस्ट्री में कितने पायलट्स हैं सर? अभी तक तो 23,000 23,000 पायलट है 24,000 अपने इंडिया में में पायलट जी लाइसेंस pilots हैं। इतने इशू हो चुके लाइसेंस हैं इशू हो चुके हैं। और उसमें से कितने लाइव होंगे? 15-16 हज़ार अभी तक फ्लाई कर इजीली होंगे। जी डेफिनेटली। 15-16 हजार पायलट्स हमारे पास में हैं, तो क्या वो सारे लोग ही एयरलाइंस के अंदर हैं या सारे एयरलाइंस बोल दूं या फिर मैं जनरल एविएशन बोल दूं, जी कहीं ना कहीं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं लाइसेंस की? जी हाँ, कि कुछ मतलब कोई भी अभी अनएम्प्लॉयड नहीं है?
नहीं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड भी है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है, और बहुत सारे भी फ्लाई शेड्यूल एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट में फ्लाई कर रहे हैं, सर्वे एयरक्राफ्ट में फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। सो बेसिकली जी आप पायलट बन के भी बेरोजगार हो, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग में होता है, जी दूसरी और एजुकेशन सिस्टम में होता है, तो आप जी। बेरोजगार पायलट बन के भी हो। बेरोजगार हो, हाँ, कभी बहुत सारे हैं जिनको सीपीएल के बाद भी नसीब नहीं होती है नौकरी। हाँ, तो हाँ, उनको बहुत सारे हैं जिन्होंने चेंज कर लिया था अपना फील्ड, एविएशन से कुछ जी। और कर रहे। तो हाँ, सभी को तो नौकरी नहीं लगती, बट लाइक मोस्ट उन्होंने ऑफ देम। 200 घंटे अगर अपनी ट्रेनिंग ली है, सारी जी चीजें करी हैं, जी। तो फिर उसके बावजूद भी वो उनकी जॉब क्यों नहीं लग पाती, क्या रीजन है? उसमें बहुत सारे रीजंस है कि जैसे उनका जैसे ही सीपीएल कंप्लीट हुआ, उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट डाउन हो गया, कि 4-5 साल तक कोई वैकेंसीज आई ही नहीं, हम्म कोई जॉब क्रिएट हुआ ही नहीं उनके लिए, हम्म कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं हुई उनके लिए। हम्म तो तो बहुत सारे होते हैं कि वो पेशेंस नहीं रख पाते। हम्म तो क्योंकि 4-5 साल घर पे बैठना, कुछ ना करके, वो भी 50-60 लाख इन्वेस्ट करके बैठना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऑफ कोर्स दे नीड टू डू समथिंग एल्स। एंड व्हाट इज द नॉर्मल पैकेजेस ऑफ सीपीएल, जिन्होंने पायलट बन गए हैं, सीपीएल जी कर लिया है, जी वो अगर मान लो जनरल एविएशन में जाते हैं, शेड्यूल एयरलाइन में जाते हैं, तो एक पैकेज क्राइटेरिया क्या है सर, लाइक अप्रोक्स? जी, वो 1.5-2 लाख से शुरू करते हैं एज अ फ्रेशर, एज अ फर्स्ट ऑफिसर, या ओके। जी एज अ फर्स्ट ऑफिसर 1.5 से 2 लाख रुपए से शुरू करते हैं। और जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे वो कमांड लेते हैं, मतलब एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, वैसे वैसे उनकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो मैक्सिमम कितने तक पहुंच जाती है सर? जी, मैंने सुना 10 लाख से ऊपर भी जा सकती है उनकी सैलरी। जी, पर मंथ? पर मंथ। सर हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, मैं आपके व्यूअर्स के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करना चाहो, जैसे आपको पायलट बनना है, तो अगर आपको पायलट बनना है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आप चेज़ करते जाओ, आप करते जाओ, तो आप कर पाओगे, वो ड्रीम को अचीव कर पाओगे। ना कि उसको एक एज़ अ होल बहुत बड़ा हर्डल देखो, बहुत बड़ा स्ट्रगल देखो। बस आप करते जाओ, आप कर पाओगे। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ थे कैप्टन पार्थ वर्मा, जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में 5 साल के अंदर 2000 आर एज एन इंस्ट्रक्टर पायलट किए हुए हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट्स हासिल करे हैं जो पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत मोटिवेशनल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और मैं नए पॉडकास्ट आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।